हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का पहला चैप्टर क्लास 12th का लेकर के आई हूँ, जो कि है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। इसमें जो इस चैप्टर में जो मेन एम्फेसाइज या जो मेन पॉइंट बताए गए हैं या जो मेन फोकस रहा है वो है नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आपने क्लास 11th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में, तो उसमें आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिल गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी एग्जैक्टली क्या होती है, उसी से रिलेटेड होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। फ़िज़िकल ज्योग्राफी जो है वो हमारे फिज़िकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करती है। जस्ट लाइक जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, ट्रीज़ हो गए, प्लांट्स हो गए, फ्लोरा एंड फौना हो गया, इन सब से रिलेटेड होती है फ़िज़िकल ज्योग्राफी। अब यहाँ पर बात आती है, क्योंकि हम चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं तो हम पहले जानेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है। ह्यूमन ज्योग्राफी वो ज्योग्राफी है जो कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमंस के रिलेशनशिप को बताती है, वो होती है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। अच्छा, तो ये जो चैप्टर है इसका मेन फोकस यही है कि जो स्टडी ऑफ नेचर है और ह्यूमन बीइंग्स है वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी आपको थ्योरीज नज़र आएंगी। अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग थ्योरीज़ दे रखी हैं, तो पता चलेगा कि किस तरह के डिबेट्स ज्योग्राफी को लेकर के चलते रहते हैं आए दिन। इवन कई बार लोग इस चीज़ को भी क्वेश्चन करते हैं कि सिस्टमैटिक है और रीजनल है, ज्योग्राफी किस तरह की है, क्या तरीके हैं। तो वो तो अलग की बात है, जब आप ज्योग्राफी को बहुत डीप में पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल हम एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। अगर आप देखेंगे तो जो फिज़िकल और ह्यूमन ज्योग्राफी है वो एक ऐसा फिनोमेना है, ठीक है, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, जब अगर हम कई सारे फिनोमेनास देखते हैं, जस्ट लाइक अर्थ में कोई भी मूवमेंट होता है, ठीक है, या स्टॉर्म आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फेस ऑफ अर्थ की हम बात करें, आई ऑफ स्टॉर्म। जब हम स्टॉर्म पढ़ेंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि आई ऑफ स्टॉर्म क्या होता है। माउथ ऑफ द रिवर की हम बात करते हैं, आपने हमेशा सुना होगा। स्नाउट यानी नोज़ ऑफ द ग्लेशियर्स हम सुनते हैं, नेक ऑफ द इस्थमस सुनते हैं, सॉइल प्रोफाइल पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल ज्योग्राफी में ऐड होती हैं, ठीक है। वहीं पर सिमिलरली इसी तरह से जो रीजन्स होते हैं, कई सारे विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं, उन्हें एज अ ऑर्गेनिज्म कई सारे जोग्राफर्स ने डिस्क्राइब किया हुआ है इन द इस सेंस में कि ह्यूमन ज्योग्राफी और ह्यूमंस और नेचुरल चीज़ों के बीच में किस तरह का डिफरेंस आता है, ठीक है। वहीं पर एक जर्मन जोग्राफर हैं जो कि जनरली डिस्क्राइब करते हैं स्टेट और कंट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेटवर्क्स ऑफ रोड, रेलवेज एंड वाटरवेज हैव ऑफन डिस्क्राइब्ड एज आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी के पार्ट की तरह इसको डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, अब ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइन। इसमें कई सारे ज्योग्राफर्स ने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप इन डेफिनेशंस को, एक एक लाइन की डेफिनेशंस हैं, प्लीज़ समझ लें या याद कर लें। जब भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में तो जनरली क्या होता है कि अगर आप डेफिनेशन किसी भी ज्योग्राफर के नाम के साथ कोट करते हैं तो आपको वहाँ पे नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरह से रैटिज़ल की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और एलन की भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिज़म की बात की गई है। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि कोड करने पे इस पर नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हम बात करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली क्या करती है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं जो ह्यूमंस बीइंग के बीच में है,
इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंटरेक्शन दिखाती है। कुछ कुछ चीज़ें आपने क्लास 11th में इससे रिलेटेड पढ़ रखी होंगी। ठीक है, वहीं पर अब बात आती है जैसे लैंड फॉर्म्स हो गए, सॉइल्स हो गई, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, ये सब नेचुरल जोग्राफी है, सब फिजिकल जोग्राफी है। वहीं पर हाउसेस, विलेजेस, सिटीज़, रोड्स, रेल नेटवर्क्स, इंडस्ट्रीज, फार्म, स्पोर्ट्स, आइटम्स, आवर डेली यूज़, चीज़ें जो ह्यूमन ने क्रिएट की हैं, वो बेसिकली यहाँ पर ये सारी चीज़ें ह्यूमन जोग्राफी में आती हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमंस द्वारा क्रिएट की गई हैं ना। और ये जो क्लाइमेट्स हैं, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर, ये सारी चीज़ें नॉर्मली हमें नेचर पहले से ही देता है। ठीक है, तो अब ये तो हुई हमारी डिफरेंस कि फिजिकल जोग्राफी और ह्यूमन जोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, जो फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है उसको कई बार ह्यूमंस बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन देते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ वगैरह करके। वो मैं आपको नेक्स्ट पैरा में बताने वाली हूँ। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने हैं, बेसिकली एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, इसका क्या सेंस है तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, क्या होता था इनिशियल फेज़ में, अर्ली स्टेजेस में जो ह्यूमंस थे उनके पास अपना कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, तो वो जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते थे इन्वायरमेंट से, उनको एज इट इज़ ही यूज़ करते थे। इनिशियल फेज़ की बात मैं बता रही हूँ, जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, जब धीरे धीरे ह्यूमंस अवेयर हुए, इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी आई, हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे, तो उन्होंने धीरे धीरे कुछ चीज़ों को टूल्स का प्रयोग करके, टेक्निक्स का प्रयोग करके कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू किया। ठीक है, नेचर में सारे मॉडिफिकेशन स्टार्ट किए, एक नई सोसाइटी का डेवलपमेंट किया, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। आप खुद इस चीज़ को जानते हैं कि जो नेचर है उसकी नॉलेज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होती है अगर हम किसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डैम्स का डेवलपमेंट करने जा रहे हैं तो हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए, हमें नेचर की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम डैम्स बना रहे हैं तो कहाँ पे हमें फ़ायदे मिलेंगे और कहाँ पे नुकसान। ओके, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट की समझ नहीं होती है, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है। हम प्रॉपरली अपना सेटअप, अपनी टेक्नोलॉजी से अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सेटअप नहीं कर पाते हैं और हमें नेचर हार्म कर देता है। ठीक है, अर्ली स्टेजेस की जैसे अभी मैं बात बता रही थी, तो यहाँ पे मेंशन भी है जो अर्ली स्टेजेस थे वहाँ पे जो नेचुरल इन्वायरमेंट था उससे ही ह्यूमन का इंटरेक्शन होता था। ठीक है, और ज़्यादातर ह्यूमंस जो थे उस टाइम नेचर से ही इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि सारा काम नेचर के अकॉर्डिंग होता था। धीरे धीरे उस टाइम पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लो थी। ठीक है, और ह्यूमंस का जो सोशल डेवलपमेंट था वो भी लो था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे वैसे वैसे ही हमारा डेवलपमेंट होगा, और उस टाइम पर टेक्नोलॉजी लो थी तो डेवलपमेंट भी लो था। और जब टेक्नोलॉजी आई थी तो वो प्रिमिटिव स्टेज में थी, यानी कि स्टार्टिंग थी उसकी, बहुत ज़्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। इस तरह का इंटरेक्शन आपको ह्यूमन सोसाइटी में और नेचर के बीच में मिलता है। तो इसको टर्म दिया गया है, इसको जोग्राफर्स ने टर्म दिया है उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को अगर मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँ तो वो ये कि नेचर उस टाइम पर सुप्रीम होता था, ह्यूमन सुप्रीम नहीं होते थे, क्योंकि चीज़ें नेचर के अकॉर्डिंग ही चल रही थी उस टाइम। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में हम यही समझते हैं कि ह्यूमन उस टाइम पे सुप्रीम नहीं था, नेचर ज़्यादा सुप्रीम था। ठीक है, अब धीरे धीरे
स्टेजेस डेवलप होते गए, ठीक है, नेचुरलाइजेशन कम होता गया, लोग ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे टेक्नोलॉजी पे, धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। उस टाइम पर क्या था, इनिशियल स्टेज में जहाँ अर्ली स्टेजेस था, जब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, तब क्या था कि लोगों नेचर की सुनते थे, नेचर से अफ्रेड होते थे, नेचर की गुस्से से, नेचर की पूजा होती थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या आपने ज्योग्राफी में भी देखा हो, या हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी आपने देखा हो, या किसी भी प्रीवियस मतलब हिस्ट्री अगर आप उठाकर देख लें इनिशियल स्टेजेस की, तो आपको पता चलेगा वहाँ पर वर्शिप नेचर की हुआ करती थी। जैसे कि हम वरुण देवता और इन सारी चीज़ें, हम नेचर की वर्शिप करते थे, हम वाटर की वर्शिप करते थे, हम इंद्र देवता की वर्शिप करते थे, हम ये सारे काम करते थे। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इन जो नेचर था उसकी वर्शिप होती थी, इसका मतलब हम नेचर को सुप्रीम मानते थे। इसके बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा यहाँ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस से रिलेटेड, या आपको दिख रहा होगा हेडिंग यहाँ पर, इससे रिलेटेड ये आपको बॉक्स मिलेगा। ये बहुत एक अच्छी स्टोरी है, मैं रिकमेंड करूँगी ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको और डिटेल में समझ आए कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस क्या है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इस स्टोरी में क्या दिया गया है। मैं एक ओवरव्यू दे दूँ कि एक कहानी बताई गई है, ठीक है, जिसके थ्रू ये समझाया गया है कि जो हाउस होल्ड बिलोंगिंग्स हैं, ठीक है, या उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसा है इकोनॉमिकली प्रिमिटिव सोसाइटी, जो कि नेचर से बिलोंग करती है, जो नेचर को सुप्रीम मानती है, उसके साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि जो नेचर है वो एक पावरफुल सोर्स कहा गया है, हमेशा उसकी पूजा हुई है, उसे कंजर्व किया गया है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है रिसोर्सेज के लिए। ये सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज की हैं। नेक्स्ट स्टेज जब आता है, जब सेकेंड स्टेज आता है, हम उसकी बात करते हैं। जब थोड़ा डेवलप होता है तब क्या चीज़ें होती हैं, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट होता है ह्यूमंस में। ह्यूमंस और डेवलप करते हैं रिसोर्सेज की मदद से, एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं। जहाँ उन्हें नेचर की ज़रूरत थी, उस स्टेज से वो मूव हो करके स्टेट ऑफ फ्रीडम में आते हैं, क्योंकि अब वो फ्री हैं। अब वो जिस तरह से टेक्नोलॉजी चाहें उस तरह से डेवलप कर सकते हैं, उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पर चीज़ें नेचर को कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, हेल्थ रिजॉर्ट्स बना करके, हाईलैंड्स या ह्यूज अर्बन स्प्रॉल्स, फील्ड्स, ऑर्किड्स, पास्चर्स इन प्लेन्स एंड रोलिंग हिल्स, स्पोर्ट्स ऑन द कोस्ट, ये सारी चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। इसको टर्म देते हैं पॉसिबलिज्म। पॉसिबलिज्म इन द सेंस कि हम ह्यूमन की मदद से कुछ चीज़ों को पॉसिबल बना रहे हैं। ह्यूमंस और नेचर दोनों की मदद से कुछ अपने रिसोर्सेज लगा करके, कुछ नेचर से ले करके हम चीज़ों को पॉसिबल बना रहे हैं। दैट इज़ नोन एज पॉसिबलिज्म, ठीक है। नेचर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, ह्यूमंस उसको ग्रैब कर रहे हैं, उसका यूज़ करके थोड़ा थोड़ा नेचर को ह्यूमनाइज कर रहे हैं। ह्यूमनाइज इन द सेंस अपनी तरह से ढाल रहे हैं, चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे पॉसिबलिज्म कहा जाता है। उससे रिलेटेड एक स्टोरी इसमें भी दी गई है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसको पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक छोटा सा वीडियो है, मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं आगे खींच सकती हूँ, क्योंकि खींचने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कर रहे हैं, और कहीं नेचर को हार्म पहुँचा रहे हैं, या कहीं मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर आप एक फ्री लैंड है, एक प्लॉट है, उस पर खूब सारी ट्रीज़ लगे हैं, अब आप उस प्लॉट को डेवलप करने जा रहे हैं, वहाँ पे फ्लैट्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं, और वहाँ पे जो भी ट्रीज़ थे आपने काट दिए, तो वो आपको दिक्कत देगा, क्योंकि आपने नेचर वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर वहीं आप पेड़ को डिस्ट्रॉय करके आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, और उसकी जगह कहीं और वहीं आसपास में किसी और जगह पर आप उतने प्लांट या थोड़े बहुत प्लांट आप वहाँ पर लगा दे रहे हैं, तो वो नेचर को
पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि जितने आपने चीज़ें ख़त्म करवाई उतनी ही लगभग बना दी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इस हिसाब से करना है कि नेचर को भी प्रॉब्लम ना आए और ह्यूमंस का डेवलपमेंट भी हो जाए। उस सिचुएशन को इन्होंने बोला नियो डिटर्मिनिज्म, जहाँ पर ना एब्सोल्यूट नेसेसिटी की सिचुएशंस हो, जहाँ पे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हो, और ना ही कंडीशन हो एब्सोल्यूट फ्रीडम की, जिसे हम पॉसिबलिज्म कहते हैं। कहने का मतलब ये कि ह्यूमन बीइंग्स नेचर को जीते ज़रूर, ह्यूमन बीइंग्स अपना डेवलपमेंट करे ज़रूर, लेकिन नेचर की बात मान के या नेचर को ओबे करके। ये लाइन यहाँ पर मेंशन है, ह्यूमन बीइंग्स कैन कॉन्कर नेचर बाय ओबेइंग इट। ठीक है, अब इन्होंने इसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म क्यों कहा है? जैसे कि एक ट्रैफिक लाइट आपने देखी होगी, तो उसमें 3 लाइट्स होती हैं, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट। जो रेड लाइट होती है वो स्टॉप का सिंबल देती है, जो येलो लाइट होती है जिसे हम एम्बर लाइट भी कहते हैं, वो गैप देती है रेड और ग्रीन के बीच। ठीक है, और वो सिग्नल देती है गेट सेट, यानी कि अब रेडी हो जाओ, ग्रीन लाइट आएगी तो आपको जाना है। ठीक है, और ग्रीन लाइट सिग्नल देती है गो का। ये जाहिर से आप सबको पता होगा, ये तो कॉमन सी चीज़ है। तो सेम कहने का इनका मतलब ये है कि जब हमें नेचर रेड सिग्नल्स दे तो हमें वहाँ पर रुक जाना है। ठीक है, रुक जाना इन द सेंस, अब जैसे इस टाइम पर अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ प्रेजेंट टाइम में, तो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है चीज़ों का, हम इतना ज़्यादा एसी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जिसकी जो पोल्यूटेड गैसेस जो उससे निकलती हैं, जो इन्वायरमेंट को हार्म कर रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, हमें कहीं ना कहीं नेचर साइन दे रहा है। कई सारी जगहों पर फ्लड्स आ रही है, बिना मौसम बरसात होती है, एक्सट्रीम लेवल पे समर्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे गर्मियाँ हो रही हैं, एक्सट्रीम लेवल पे सर्दियाँ हो रही हैं। ये सब हमें नेचर साइंस दे रहा है, तो हमें स्टॉप हो जाना चाहिए, हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट रोक देना चाहिए, थोड़ा कम स्पीड में इसको स्लो कर देना चाहिए, ताकि हम नेचर को रिकवर कर लें। जब एक बार नेचर रिकवर हो जाए तो फिर हम वापस से स्टार्ट हो जाएं। तो इन्होंने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इसको इसीलिए नाम दिया है। ये तो 3 कॉन्सेप्ट आपके हो गए, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। अब आती हैं कुछ फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी, सब फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पहले तो हम बात करें ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हमारी ये डेवलपमेंट दिखाया गया है इस टेबल में, अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट पीरियड्स में कैसी कैसी अप्रोचेस आई, अलग अलग ज्योग्राफिस्ट ने क्या क्या अप्रोचेस दी। ठीक है, और किस क्या क्या उसके फीचर्स रहे। ठीक है, ये अगर आप एक बार ऊपर से पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले अर्ली कॉलोनियल पीरियड आया, फिर लेटर कॉलोनियल पीरियड आया। इसमें इस तरह की जैसे एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन की अप्रोच है, इसमें रीजनल एनालिसिस आया, और ये सारे इसके फीचर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह एक आपको ओवरऑल ये टेबल में व्यू मिल जाता है। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट फीचर्स रहे हैं, डिफरेंट अप्रोचेस आती हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी एंड सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेज। लाइक ह्यूमन ज्योग्राफी का और कई साइंसेज से भी रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा ज्योग्राफी, जब कुछ पार्ट ज्योग्राफी में है, उसके बाद जो उसका और एडवांस पार्ट होता है वो साइंस में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी का और भी सोशल साइंसेज से डिफरेंस है या रिलेशन है, और भी साइंसेस से और भी सोशल साइंसेस से। ठीक है, तो जैसे ये टेबल में आपको दिख रहा है फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी होती है, ये टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी, कई सारी फील्ड्स होती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर, क्योंकि अलग अलग पार्ट में अलग अलग ज्योग्राफी को हम पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले सोशल ज्योग्राफी, जिसमें कि हम ये बिहेवियरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑफ लेजर पढ़ते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी, जेंडर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी,
लेटर ये इनके पार्ट्स आगे जा कर के जैसे सोशल साइंस, सोशोलॉजी हो गई, साइकोलॉजी हो गई, वेलफेयर इकोनॉमिक्स हो गई, सोशोलॉजी हो गई, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, वुमेन स्टडीज़ हो गई, हिस्ट्री हो गई, एपिडेमोलॉजी हो गई, अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग हो गई। तो ये अलग अलग फील्ड्स हैं। इसमें हम कौन कौन सी सब फील्ड्स हैं और कौन कौन से इंटरफेस हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो ये है लास्ट पेज तक दी हुई हैं। ये आप लोगों को पढ़ लेनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और ये मार्क्स भी आपको दिलाती हैं। जैसे 3 नंबर में अगर आपको पूछी जा रही हैं एग्ज़ाम में तो आप 3 फील्ड्स बता दें, 5 नंबर में पूछी जा रही हैं तो 5 फील्ड्स बता दें, ठीक है। उसमें सब फील्ड्स भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का वीडियो यहीं तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इस तरह से मैं आपके लिए कई सारे वीडियोस लाती रहूँगी। और अगर आपको समझ में आता है या अगर आपको कहीं कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं उसको और सही कर सकती हूँ, उसको सुधार सकती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।